हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और क्लास 10 की केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है उसमें हमारा ये अगला लेक्चर है। और इसमें आज हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो उसको लिखने से पहले कौन कौन सी स्टेप्स हमें ध्यान रखनी है। पेपर में से इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मगर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन लिखते समय एक नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। इनमें से ज़्यादातर जो स्टेप्स हैं आप जानते हो, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो वेरी वेल। देखो, पहली स्टेप है, जब किसी केमिकल इक्वेशन को आप लिख रहे हो तो उसमें आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो तो लिखे जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे मान लो ये कोई केमिकल इक्वेशन है, इसमें ध्यान दो, मैंने कल भी बताया था जो आपको केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में अंतर बताया था कि एरो के LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के राइट हैंड साइड में जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहला नियम तो यही है कि इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन LHS एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन RHS। एरो इज मेड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का सिंबल ड्रॉ कर दिया जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन 1 देन प्लस साइन इज रिटन बिटवीन देम। जब रिएक्टेंट की संख्या 1 से ज़्यादा है या प्रोडक्ट की संख्या 1 से ज़्यादा है तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे NaOH प्लस HCl, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं तो इनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने तो यहाँ भी प्लस लगा दिया। जहाँ जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे नहीं लगाते, माइनस नहीं लगाते। जब रिएक्टेंट की संख्या बढ़ जाती है या प्रोडक्ट की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाती है तो उनके बीच में प्लस का साइन। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। ध्यान दो, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे यहाँ पे C+O2 इक्वल टू क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो ये तीसरा नियम ये कह रहा है कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक और देखा था, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी थी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती हैं जहाँ पर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं। अनबैलेंस वो होती है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते। तो तीसरा स्टेप्स ये कह रही है कि दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, ठीक है, एरो के दोनों साइड में। जैसे यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड देन इट इज अनबैलेंस इक्वेशन। कैसी इक्वेशन हो जाएगी, अनबैलेंस। ये हम पढ़ ही चुके हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, यहाँ पर एक लॉ काम करता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि मास बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन होने से पहले, ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो मास होता है वो बराबर होता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद। मतलब ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट से जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास किसका रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा। इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये बता ही दिया मैंने, बैलेंस कर रखी है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे H2+O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। क्या ये बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं मगर यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, नहीं है बैलेंस। तो हम इसके आगे नंबर लगा दिया, 2 लगा दिया। तो अब देखो 2 ऑक्सीजन के हो गए मगर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए। जब ऐसे करके दे रखा हो 2O2 तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। मैंने बताया था 10th में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, फिर भी अटेंड ट्रायल करके आप इनको बैलेंस कर सकते हो आप, है ना। तो ये भी एक बैलेंस इक्वेशन है। अच्छा, कि अब जो फिजिकल स्टेट होती है पदार्थ की, सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको भी हम केमिकल इक्वेशन में शो करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड है स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैस है तो उसको हम
स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट आप जानते ही हैं, सॉल्वेंट मतलब वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ घोली जा रही है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे शुगर प्लस वाटर, इसका एक सॉल्यूशन ले लो, तो पानी में शुगर घुल जाती है, घुलने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया, तो पानी हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट, शुगर हो गई यहाँ पे सॉल्यूट, और मिलने के बाद जो चीज़ बनी वो बन गया सॉल्यूशन। ध्यान देना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब मैंने अभी बताया था, शुगर तो क्या हो गया सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट, मिलके इनका बन गया, जो मीठा पानी बन जाएगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के बात ये कि एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है, इसको कई बार वाटर सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखो, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। तो फिजिकल स्टेट भी हम राइट करते हैं, लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तब। अच्छा, अगर टेम्परेचर दे रखा है और प्रेशर दे रखा है, ध्यान देना, किसी केमिकल इक्वेशन में टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है तो उसको एरो के ऊपर या नीचे लगाते हैं। जैसे ये केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस बना रहे हैं, तो यहाँ पर 773 के का मतलब है केल्विन, ये तो हो गया टेम्परेचर, ये क्या हो गया टेम्परेचर, और ये हो गया प्रेशर, ऑब्लिक लगा के हमने लिख दिया प्रेशर। प्रेशर कितना 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर प्रेशर अगर दे रखा है तो उसको हम केमिकल इक्वेशन में एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगला स्टेप है, अगर कोई केमिकल इक्वेशन कैसी है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इक्वेशन है। रिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से वापस क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। ऐसी अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसको बाई डायरेक्शनल एरो के द्वारा दिखाते हैं। बाई डायरेक्शनल एरो कौन सा होता है, ऐसे करके बना देंगे, एक आधा एरो इधर और ऐसा जो एरो होता है इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एरो। तो जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबल मतलब यहाँ पे N2 और H2 मिलके अमोनिया बना रही हैं, अमोनिया ब्रेक होके वापस क्या बना सकती है, N2H2, तो मतलब दोनों तरफ चलती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें बाई डायरेक्शनल एरो को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट दिया हुआ है, कैटालिस्ट में पढ़ा चुका हूँ, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं मगर खुद में कोई परिवर्तन नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट दिया हुआ है तो उसको केमिक एरो के ऊपर लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं, एरो के ऊपर। जैसे यहाँ पे N2 + 3H2 = 2NH3, तो यहाँ पर Fe मतलब आयरन जो है ये क्या है, कैटालिस्ट है, ये केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने घटाने के काम आएगा। ठीक है, ये 7 स्टेप हो गए, इनको लिखो, 1-2 और बाकी हैं, उनको मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो स्टेप्स में अब 1-2 स्टेप्स और रह गई हैं, यहाँ पे स्टेप्स देख लो। लास्ट स्टेप है, फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस अमाउंट ऑफ हीट इज रिटन विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। अब देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो 2 केमिकल रिएक्शन ऐसी आती हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट निकलेगी। एक्सो में EX आ रहा है, EX मतलब एग्जिट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे हीट निकलती है जब केमिकल रिएक्शन होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हीट निकलेगी उसको तो हम दिखाते हैं प्लस साइन के द्वारा, और हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो उसको दिखाते हैं नेगेटिव साइन के द्वारा। ठीक है, तो यही कह रहा है 8वीं स्टेप यही है लास्ट, फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन अमाउंट ऑफ हीट इज रिटन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के साथ कौन सी रिएक्शन को हम बताएंगे, एक्सोथर्मिक को, और नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे हम एंडोथर्मिक को। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 = क्या बन रहा है आपका 2NH3 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दो, प्लस 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये है हीट, ये क्या है हीट, और प्लस के द्वारा दिखा रहे हैं, मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी है N2 + 2O2, N2 + 2O2, और यहाँ बन रहा है 2NO2, और यहाँ पे माइनस साइन के द्वारा दिखाया जा रहा है -21.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये भी क्या है हीट, यहाँ पे माइनस है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे प्लस है मतलब हीट निकल रही है। जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हीट निकलती है केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन जो होती है केमिकल, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी जो स्टेप्स देखिए वही
जनरली क्या है, प्रॉपर्टीज है केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं। पहली बात, इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास। पहली बात तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उससे हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट साइड में। तो दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट, मास, सारी जानकारी हमें मिल जाती है। इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल स्टेट, और क्या पता चलता है हमें, फिजिकल स्टेट के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे ये गैस है, यहाँ पे जी लिख दिया, ये भी गैस है, और ये क्या है, ये भी गैस है। तो फिजिकल स्टेट के बारे में पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो बन रहा है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तीसरा, इट रिप्रेजेंट द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। हमने अभी देखा था कि केमिकल इक्वेशन जो होती है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर को एरो के साइन के ऊपर नीचे लिखते हैं, और कैटालिस्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि कितना टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन हो रही है, कितना प्रेशर चाहिए, कौन सा कैटालिस्ट यूज हो रहा है, वो केमिकल इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में ये सारी जानकारी होती है। इट ऑल्सो शोज दैट रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। केमिकल इक्वेशन को देख के हमें पता चल जाएगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक होगा तो प्लस साइन के द्वारा वहाँ पे लिखा हुआ हीट लिख रही होगी, एंडोथर्मिक होगा वहाँ पे माइनस साइन होगा और वहाँ पे हीट लिखी हुई होगी। और इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो उसमें बाई डायरेक्शनल एरो, कौन सा एरो लगा होगा, बाई डायरेक्शनल एरो लगा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो। और एक है लिमिटेशन, केमिकल इक्वेशंस की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। क्या लिमिटेशन है, दो लिमिटेशन यहाँ बुक में दे रखी है। पहली बात, केमिकल इक्वेशन में एक पहली लिमिटेशन क्या है, एक तो पता नहीं चलता कि केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती हैं, होने में घंटों, डे, वीक, मंथ, बहुत सारा समय लग जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी हो जाती हैं। तो पहली बात तो हमें केमिकल इक्वेशन को देख के पता नहीं चलेगा कि केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, सॉरी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। दूसरा, इससे ये भी नहीं पता चलता कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा कितनी है, ये भी हमें नहीं पता चलता है। तो दो इनकी क्या है, लिमिटेशन है। एक्वा सॉल्यूशन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ध्यान देना, एक्वा सॉल्यूशन वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। मतलब वाटर के अंदर कोई भी चीज़ डाली जाएगी, जो जिसके अंदर कोई चीज़ घोली जा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। मतलब जो भी चीज़ डिजोल्व होगी वो किसके अंदर होगी, पानी के अंदर होगी। तो यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है। इसके बाद अब बुक में जो केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। ये तो एक बेसिक जानकारी है जो आपको आनी चाहिए। अब जो आगे आएंगे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।